एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में प्यास लगने पर भी पानी छूने की इजाजत नहीं थी, जिसे स्कूल में जमीन पर बैठाया जाता था, जिसे इंसान नहीं एक अछूत समझा जाता था। वही इंसान आगे चलकर बना भारत के संविधान का निर्माता। सोचिए, जिसे समाज ने छुआ तक नहीं, उसने पूरे देश को बराबरी का अधिकार दे दिया। ये कहानी है एक ऐसे संघर्ष की जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आवाज बन गई। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। साल था 1901 और एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में सड़क किनारे खड़ा था। उसके होंठ सूख चुके थे, गला जैसे जल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो था वो सिर्फ प्यास नहीं थी, वो एक सवाल था, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो बच्चा बार बार सामने खड़े कुएं की तरफ देख रहा था, जहाँ से लोग पानी भर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसकी नजर किसी से मिलती, लोगों का चेहरा बदल जाता। एक आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, दूर रहो, पास मत आना। बच्चा वहीं रुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बस थोड़ा सा पानी दे दीजिए। लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी मिली और कुछ लोगों की हंसी। वो बच्चा घंटों वहीं खड़ा रहा। उसके साथ उसके भाई बहन भी थे। सबकी हालत एक जैसी थी, प्यास से बेहाल, लेकिन पानी छूने की इजाजत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। कुछ देर बाद एक आदमी आया। उसने बच्चों को देखा और थोड़ी देर तक सोचा। फिर उसने कुएं से पानी निकाला और ऊपर से उनके हाथों में गिराने लगा, जैसे कोई इंसान को नहीं बल्कि किसी जानवर को पानी पिला रहा हो। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने सिर्फ पानी नहीं पिया, उसने अपमान भी निगला। और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ बन गया। उस बच्चे का नाम था भीमराव। भीमराव, जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, एक ऐसे परिवार में जिसे समाज ने नीच कहकर अलग कर दिया था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, पढ़े लिखे थे, अनुशासन में विश्वास रखते थे, लेकिन समाज की नजर में उनकी सारी पहचान सिर्फ एक शब्द में सिमट जाती थी, महार। और उस समय महार जाति का मतलब था अछूत। भीमराव का बचपन किसी भी सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते थे, वहीं भीमराव को अलग बैठाया जाता था। क्लास के अंदर नहीं, बल्कि दरवाजे के पास। कभी कभी तो उन्हें जमीन पर बैठाया जाता, क्योंकि उन्हें छूना मना था। अगर टीचर उन्हें कुछ देते तो सीधे हाथ में नहीं, दूर से फेंक कर। और अगर उन्हें प्यास लगती तो कहानी वही दोहराई जाती, कोई उन्हें पानी नहीं देता। अगर स्कूल का चपरासी होता तो वो ऊपर से पानी डालता, और अगर वो नहीं होता तो भीमराव पूरे दिन प्यासे ही रह जाते। लेकिन सवाल ये है कि इतना सब सहने के बाद क्या कोई बच्चा टूट नहीं जाता? शायद हाँ, लेकिन भीमराव अलग थे। वो हर अपमान को अपने अंदर जमा करते गए, जैसे कोई आग जमा करता है, और धीरे धीरे वो आग एक संकल्प में बदलने लगी। एक दिन स्कूल में एक घटना हुई जिसने भीमराव की जिंदगी बदल दी। उनके एक शिक्षक थे जो बाकी लोगों से थोड़े अलग थे। उन्होंने भीमराव की प्रतिभा को पहचाना और पहली बार उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया। उन्होंने भीमराव को अपने पास बुलाया और कहा, तुम बहुत आगे जाओगे। ये शब्द भीमराव के लिए सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये एक उम्मीद थी। पहली बार किसी ने उन्हें उनकी जाति से ऊपर उठकर देखा था। लेकिन समाज इतनी आसानी से बदलने वाला नहीं था। हर दिन कोई ना कोई घटना उन्हें ये याद दिला देती थी कि वो अलग हैं। एक बार भीमराव और उनके भाई बहन अपने पिता के पास जाने के लिए ट्रेन से उतरे, लेकिन वहां उन्हें लेने कोई नहीं आया। उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले से मदद मांगी। शुरुआत में उसने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो अछूत हैं, उसने गाड़ी रोक दी और उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। छोटे छोटे बच्चे सड़क के बीचों बीच, अकेले, डरे हुए और अपमानित। उस दिन भीमराव ने एक बात समझ ली, इस समाज में इंसान की कीमत उसके कर्म से नहीं, उसकी जाति से तय होती है। और शायद यही वो पल था जब उन्होंने तय किया, मैं इस व्यवस्था को बदलूंगा। लेकिन कैसे? एक छोटा सा बच्चा जिसके पास न पैसा है न ताकत, वो पूरे समाज को कैसे बदल सकता है? इस सवाल का जवाब भीमराव को धीरे धीरे मिला, और वो जवाब था शिक्षा। भीमराव ने पढ़ाई को अपना हथियार बना लिया। वो घंटों पढ़ते, हर किताब को ऐसे पढ़ते जैसे उसमें उनकी मुक्ति छुपी हो। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ एक जरूरत नहीं थी, वो एक मिशन था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, सामाजिक भेदभाव और हर कदम पर अपमान। फिर भी भीमराव रुके नहीं। उन्होंने मैट्रिक पास किया, जो उस समय उनकी जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पूरे समाज में इस बात की चर्चा होने लगी। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जो सब कुछ बदल सकता था। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जो शिक्षा को बढ़ावा देते थे, उन्होंने भीमराव को एक स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। ये स्कॉलरशिप उन्हें विदेश में पढ़ने का मौका दे रही थी। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसे अपने ही देश में पानी छूने की इजाजत नहीं थी, अब विदेश जाकर पढ़ने वाला था। जब ये खबर भीमराव को मिली तो वो कुछ पल के लिए चुप रह गए, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये सच था। उनकी मेहनत, उनका संघर्ष
अब रंग लाने वाला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि विदेश जाना सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जो न सिर्फ भीमराव की जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि पूरे भारत का भविष्य भी। जब भीमराव जहाज पर चढ़े, जहाज धीरे धीरे किनारे से दूर जा रहा था और भीमराव डेक पर खड़े थे। हवा तेज थी, लेकिन उनके मन में उससे भी तेज तूफान चल रहा था। एक तरफ वो देश था जहां उन्हें कभी इंसान नहीं समझा गया, और दूसरी तरफ एक अनजान दुनिया जहां शायद उन्हें पहली बार बराबरी मिले। उन्हें नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं, बल्कि सोच का सफर बनने वाला है। साल 1913 अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस, ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ अलग अलग देशों के छात्र, और उन्हीं के बीच एक भारतीय लड़का जिसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। पहले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने भीमराव को अंदर तक हिला दिया। क्लास में एक विदेशी छात्र उनके पास आया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे हाथ मिलाया। भीमराव कुछ पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि उनके लिए ये एक सामान्य घटना नहीं थी। भारत में कोई उन्हें छूना तो दूर, पास आने से भी कतराता था, लेकिन यहाँ एक अनजान इंसान उन्हें बराबरी से ट्रीट कर रहा था। उस दिन भीमराव ने पहली बार महसूस किया, शायद समस्या मुझ में नहीं है, समस्या उस समाज में है जहाँ मैं पैदा हुआ। अमेरिका में किसी ने उनसे उनकी जाति नहीं पूछी, किसी ने उन्हें अलग नहीं बैठाया। यहाँ वो सिर्फ एक चीज थे, एक छात्र, और यही पहचान उनके लिए सबसे बड़ी आजादी थी। अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, ज्ञान। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हर विषय को गहराई से समझना शुरू किया। लेकिन ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये एक खोज थी, एक ऐसी खोज जिसमें वो ये समझना चाहते थे क्यों भारत में इंसान इंसान से अलग है। उनके प्रोफेसर जॉन डेवी उनकी सोच पर गहरा प्रभाव डाल रहे थे। डेवी हमेशा कहते थे, समानता और स्वतंत्रता किसी भी समाज की नींव होती है। ये शब्द भीमराव के दिल में घर कर गए। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। अब वो सिर्फ अपने दर्द के बारे में नहीं सोचते थे, वो करोड़ों लोगों के दर्द को समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया, भारत की असली समस्या सिर्फ गरीबी नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानता है। 1916 में उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इस पेपर में उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से समझाया कि जाति व्यवस्था कैसे काम करती है और क्यों ये समाज के लिए खतरनाक है। ये सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये एक चुनौती थी उस सोच के खिलाफ जो सदियों से लोगों को बांट रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक और मोड़ बाकी था। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद भीमराव लंदन गए, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की। अब उनका लक्ष्य साफ था, मैं सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मैं इस ज्ञान का इस्तेमाल समाज बदलने के लिए करूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। आर्थिक समस्याओं के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा, और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कड़वा अध्याय शुरू होता है। भारत वापसी एक उम्मीद लेकर हुई थी। उन्हें लगा था, अब वो पढ़ लिख कर आए हैं, अब लोग उन्हें सम्मान देंगे। लेकिन जो हुआ वो उनकी कल्पना से भी ज्यादा दर्दनाक था। बड़ौदा राज्य में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली, लेकिन असली समस्या शुरू हुई रहने के लिए घर ढूंढने में। जहां भी वो जाते, लोग उनका नाम पूछते, और जैसे ही उनकी जाति पता चलती, दरवाजा बंद हो जाता। आखिरकार उन्होंने एक पारसी सराय में नकली नाम से कमरा लिया। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन एक दिन उनकी असली पहचान सामने आ गई, और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। सराय के मालिक और बाकी लोग उनके कमरे के बाहर जमा हो गए। गुस्से में, आंखों में नफरत लिए, उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुमने हमें धोखा दिया। भीमराव अकेले थे, चारों तरफ गुस्से से भरे लोग, और उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें तुरंत वहां से निकलने के लिए कहा गया। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक उच्च शिक्षित इंसान जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, उसे सिर्फ उसकी जाति के कारण सड़क पर आना पड़ा। उस रात भीमराव एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आसमान की तरफ देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार थी? लेकिन फिर उनके अंदर से एक आवाज आई, नहीं, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। उस रात उन्होंने एक फैसला लिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं उन सबके लिए लड़ूंगा जिन्हें इस समाज ने दबा दिया है। और यहीं से एक नए भीमराव का जन्म हुआ। अब वो सिर्फ एक छात्र या कर्मचारी नहीं थे, वो बन चुके थे एक आंदोलन। उन्होंने लेख लिखने शुरू किए, लोगों को जागरूक करना शुरू किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने लोगों को ये समझाना शुरू किया, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। उनका एक नारा धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन क्या समाज इतनी आसानी से बदलने वाला था? क्या ऊंची जातियों के लोग अपने अधिकार छोड़ देंगे, या फिर आने वाला समय एक और बड़े टकराव की शुरुआत करने वाला था? क्योंकि अब भीमराव सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो एक्शन लेने वाले थे, और उनका पहला बड़ा कदम
इतिहास में दर्ज होने वाला था। महाड़ सत्याग्रह, जहां लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी बल्कि इंसानियत की थी। साल 1927, महाराष्ट्र का महाड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हजारों लोगों के साथ उस तालाब के सामने खड़े थे। भीड़ में सन्नाटा था, हर किसी की सांसें तेज थीं, क्योंकि वो जानते थे आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक घटना नहीं होगी, ये इतिहास होगा। अंबेडकर ने भीड़ की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही आग थी जो बचपन में उस कुएं के सामने जली थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज हम सिर्फ पानी नहीं लेने आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। कुछ पल की चुप्पी और फिर अंबेडकर आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ हजारों लोग उनके पीछे चलने लगे। तालाब अब कुछ ही दूरी पर था, लेकिन उस दूरी में सदियों का डर छुपा था। और फिर वो पल आया जब अंबेडकर ने अपने हाथों से पानी छुआ और उसे पिया। भीड़ में हलचल मच गई, कुछ लोग रोने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। लेकिन उस दिन एक दीवार टूट चुकी थी। ये सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, ये एक संदेश था, अब हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन हर क्रांति की कीमत होती है। जैसे ही ये खबर फैली, ऊंची जातियों के लोगों में गुस्सा फैल गया। उन्होंने उस तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर और दूध डाला, जैसे कोई अपवित्र चीज को साफ किया जाता है। सोचिए, जिस पानी को इंसानों ने छुआ था उसे गंदा कहा गया। लेकिन इस बार अंबेडकर चुप नहीं रहे। उन्होंने समझ लिया था, ये लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं है, ये लड़ाई सोच से है। और इसी सोच को चुनौती देने के लिए उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, मनुस्मृति दहन। मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ जिसे सदियों से सामाजिक नियमों का आधार माना जाता था, लेकिन उसी ग्रंथ में जाति भेदभाव को सही ठहराया गया था। अंबेडकर ने खुलेआम उस ग्रंथ को जलाया। ये सिर्फ किताब जलाना नहीं था, ये एक विचारधारा के खिलाफ विद्रोह था। अब पूरा देश दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अंबेडकर और उनके समर्थक जो बराबरी चाहते थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस संघर्ष में एक और बड़ा नाम जुड़ने वाला था, महात्मा गांधी। 1932 ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव रखा, दलितों के लिए अलग चुनाव व्यवस्था। अंबेडकर इस प्रस्ताव के पक्ष में थे, क्योंकि उन्हें लगता था इससे दलितों को असली प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा, इससे समाज और ज्यादा बंट जाएगा। और फिर जो हुआ वो पूरे देश को हिला देने वाला था। गांधी जी ने जेल में अनशन शुरू कर दिया। पूरा देश तनाव में था। एक तरफ गांधी जी की जान का सवाल और दूसरी तरफ दलितों के अधिकार। अंबेडकर पर भारी दबाव था, लेकिन वो जानते थे ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये लाखों लोगों का भविष्य है। कई दिनों की बातचीत के बाद एक समझौता हुआ, पूना पैक्ट। इस समझौते में अलग चुनाव व्यवस्था तो खत्म हो गई, लेकिन दलितों को आरक्षण मिला। ये एक ऐसा मोड़ था जहां दोनों पक्षों ने कुछ खोया और कुछ पाया। लेकिन अंबेडकर का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। वो जानते थे असली बदलाव तब आएगा जब देश का कानून बदलेगा। और फिर 1947 भारत आजाद हुआ। अब सवाल था, इस नए देश का संविधान कौन बनाएगा? और जवाब इतिहास ने पहले ही तय कर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए, जिस इंसान को कभी पानी छूने नहीं दिया गया, अब वही इंसान पूरे देश के कानून लिख रहा था। ये सिर्फ एक पद नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी और एक मौका भी सदियों के अन्याय को खत्म करने का। अंबेडकर ने दिन रात मेहनत की, हर कानून को सोच समझ कर लिखा, और सबसे जरूरी, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर इंसान बराबर हो। संविधान में उन्होंने ऐसे अधिकार दिए जो उस समय दुनिया के कई देशों में भी नहीं थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण, अस्पृश्यता का अंत। अब कानून कहता था कोई भी इंसान अछूत नहीं है। लेकिन क्या कानून बदलने से समाज बदल जाता है? ये सवाल आज भी मौजूद है। अंबेडकर जानते थे ये लड़ाई लंबी है और शायद उनकी जिंदगी से भी बड़ी। 6 दिसंबर 1956 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उनकी सोच, उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। आज जब हम पानी पीते हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो शायद हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे किसी का संघर्ष छुपा है। एक ऐसा बच्चा जो कभी कुएं के सामने खड़ा होकर पानी के लिए तरसता था, वही बच्चा आज करोड़ों लोगों की आवाज बन चुका है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके संघर्ष से होती है। लेकिन क्या आज का समाज सच में बदल चुका है? क्या आज भी कहीं न कहीं कोई बच्चा उसी प्यास से जूझ रहा है? ये सवाल अब आपके लिए है। ऐसी ही और शानदार डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें।